इंस्पेक्टर मैडम, शाबाश। बहुत सालों बाद एक कड़क पुलिस ऑफिसर देखने को मिला है। दोस्तों, एक नेता और उसका बेटा दोनों मिलकर एक समाज सेवी का मर्डर कर देते हैं और उसकी बेटी का बलात्कार करके उसकी भी हत्या कर देते हैं। ये मामला काफ़ी तूल पकड़ता है, लेकिन इस केस को लेने में कोई भी ऑफिसर डर रहे थे क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी थी। कोई भी इस केस को हैंडल करना नहीं चाहता था। तभी एसपी शिवानी मैडम खुद आती है आगे और डीआईजी साहब को बोलती है, इस केस को मैं खुद हैंडल करूंगी। फिर दोस्तों शुरू होता है माफिया और एसपी में चूहे बिल्ली का खेल। और एसपी मैडम उस नेता गुंडे का साम्राज्य को हिला कर रख देती है, उसके बेटे को लॉकअप में पहुंचाती है, उसे सजा दिलवाती है और उस नेता को घसीटते हुए लॉकअप तक लाती है, उसकी नेतागिरी अंदर घुसेड़ देती है। आइए दोस्तों पूरी कहानी को जानते हैं विस्तार से। दोस्तों कहानी शुरू हो इससे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो काफ़ी लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। दोस्तों अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा, हम आपके दोस्त आपके भाई हैं। दोस्तों ये कहानी की शुरुआत बिहार अररिया के नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र से होती है। वहाँ एक नेताजी थे, नेता कम माफिया ज़्यादा, जिनका नाम था नीलकंठ तिवारी, और उसका एक गुंडा बेटा भी था जिसका नाम था संजय तिवारी। दोस्तों दोनों बाप बेटे की दहशत वहाँ काफ़ी थी। नरपतगंज में जो बोल दे नीलकंठ तिवारी, वही कानून वही संविधान। पुलिस के एक सिपाही से लेकर बड़े बड़े ऑफिसर उसे टकराने से बचते थे क्योंकि वो जानते थे नीलकंठ तिवारी से पंगा लेना मतलब अपनी मौत को दावत देना। नीलकंठ तिवारी की उठक बैठक बड़े बड़े मिनिस्टर के साथ थी, बड़े बड़े नेता मंत्री के साथ थी, क्योंकि वो हर इलेक्शन में नेता को जितवाने और हरवाने का काम करता था। किसी ऑफिसर क्या मजाल कि उसकी तरफ टेढ़ी नज़र से देख दे। और दोस्तों आ जाता है बिहार विधानसभा चुनाव और इस बार नीलकंठ तिवारी खुद इलेक्शन में खड़ा होने की सोचता है और निर्दलीय उम्मीदवार से नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र से पर्चा भरता है। हर नेता की तरह लोगों से वो हाथ जोड़कर वोट नहीं मांग रहा था, बल्कि लोगों को डरा धमका के वोट ले रहा था। दोस्तों नरपतगंज में ही एक समाज सेवी रहा करते थे जिनका नाम था राजीव लाल। काफ़ी बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनका इस दुनिया में बेटी सुषमा के अलावा और कोई नहीं था। बेटी सुषमा के साथ एक छोटे से कमरे में रहा करते थे। शिक्षक से रिटायर हो चुके थे और लोगों को समाज में अच्छी शिक्षा दिया करते थे। दोस्तों इलेक्शन में लोगों को समझा रहे थे कि वोट तुम्हारा बहुत कीमती है, अपनी वोट की अहमियत को समझो। चंद बोतल दारू पर, चंद पैसे पर वोट को मत बेचो, क्योंकि चंद पैसे के लिए तुम वोट को बेच दोगे तो 5 साल तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए किसी गुंडे माफिया को वोट मत दो, जो तुम्हारे क्षेत्र में अच्छा काम करे उसे वोट देना है। और दोस्तों इस बात से नेता नीलकंठ काफ़ी चिढ़ रहा था क्योंकि वो नेता कम माफिया ज़्यादा था और जानता था ये समाज सेवी राजीव लाल उसका खेल बिगाड़ सकता है। दोस्तों कई बार वो राजीव लाल को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन राजीव लाल हाथ जोड़ देते थे। अब बोलते थे मैं लोगों को सही शिक्षा दे रहा हूँ, आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आप अच्छे नेता बनो, आपको लोग वोट देगा। लेकिन नीलकंठ तिवारी तो गुंडा माफिया था। दोस्तों ऐसे ही 18 अक्टूबर का दिन आता है और सुबह सुबह 10 बजे समाज सेवी राजीव लाल लोगों को समझा बुझा रहा था कि अपनी वोट की अहमियत को समझें, अच्छे नेता को ही वोट करें, वोट का दिन नज़दीक आ रहा है। तभी दोस्तों नेता नीलकंठ तिवारी का एक गुंडा नीलकंठ तिवारी को फ़ोन करके बोलता है कि नेताजी ये समाज सेवी फिर लोगों को भड़का रहा है। उस वक्त नीलकंठ तिवारी के पास उसका बेटा संजय तिवारी बैठा हुआ था और संजय तिवारी अपने पिता नीलकंठ से बोलता है कि पापा आप टेंशन मत लो, उस बुढ़े समाज सेवी को मैं सबक सिखाऊंगा। दोस्तों फिर क्या था, अपने कई गुंडों के साथ वो पहुँच जाता है नरपतगंज और उस समाज सेवी राजीव लाल के घर। दोपहर का वक्त था, समाज सेवी राजीव लाल उसकी बेटी दोनों खाना खाने के लिए बैठे हुए थे। तभी नशे में फुल टून होकर नेता नीलकंठ का बेटा संजय तिवारी उसे घर के दरवाजे पर जोरदार लात मारता है, दरवाज़ा टूट जाता है और पिस्टल लेकर वो अंदर प्रवेश करता है और समाज सेवी राजीव लाल को बोलता है कि बुड्ढे मैंने तुम्हें कई बार समझाया, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हो। तुम्हारा कबर में पैर ऐसे ही लटका हुआ है, लेकिन तुम नहीं चाहते कुछ दिन तुम और जी लो, चलो तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। और दोस्तों ये कहते ही वो ट्रिगर दबा देता है, एक जोरदार धमाका होता है और समाज सेवी राजीव लाल का सिर के परखच्चे उड़ जाते हैं। दोस्तों ये देख उसकी बेटी सुषमा मारे दहशत की चीख पड़ती है, लेकिन उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था क्योंकि अगल बगल के लोग भी अपने दरवाज़ा बंद कर चुके थे, क्योंकि वो जानते थे संजय तिवारी काफ़ी खतरनाक लड़का है। दोस्तों फिर क्या था, नरपतगंज में नरपिचास का खेल शुरू हो जाता है। संजय तिवारी अपने गुंडों के साथ उस समाज सेवी की बेटी सुषमा का बलात्कार करता है, उसके बाद उसे भी गोली मार देता है। दोस्तों संजय तिवारी पिस्टल लहराता हुआ बाहर निकलता है और जोर से
चिल्ला के बोलता है, जो भी हमारे पिता नीलकंठ तिवारी के खिलाफ जाएगा उसका अंजाम यही होगा। और दोस्तों ये बोलकर अपने गुंडों के साथ गाड़ी में बैठता है, वहाँ से चला जाता है। दोस्तों धीरे धीरे लोग वहाँ जमा होना शुरू हो गए थे। दोस्तों धीरे धीरे ये मामला काफ़ी तुल पकड़ लेता है। एक तो इलेक्शन का माहौल, ऊपर से मर्डर, लोग में काफ़ी आक्रोश आ चुका था। अब लोग धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। अब पुलिस वाले पर दबाव आ जाता है जल्दी से जल्दी नीलकंठ के बेटे संजय तिवारी को गिरफ्तार करने का। इधर दोस्तों पुलिस महकमे में बड़े बड़े ऑफिसर, आईजी साहब, डीआईजी साहब, एसपी साहब, सब लोग बैठ कर मीटिंग कर रहे थे। उनके इस मीटिंग में दरोगा, इंस्पेक्टर सभी लोग शामिल थे। लेकिन कोई भी दरोगा, कोई भी इंस्पेक्टर इस केस को लेने की हिम्मत नहीं करता है। किसी में इतनी ताकत नहीं थी कि वो नीलकंठ को गिरफ्तार कर सके या उसके बेटे को गिरफ्तार कर सके या इस केस को हैंडल कर सके। दोस्तों जिसे भी ये केस दिया जाए वही हाथ खड़ा कर दे। तभी डीएसपी साहब डीआई साहब को बोलते हैं कि साहब, एक शेरनी है जिसका नाम है आईपीएस शिवानी, वो इस केस को हैंडल कर सकती है। वो किसी नेता माफिया से नहीं डरती है। उसका बैकग्राउंड भी काफ़ी बहादुरी का है। उसके पिता भी फौज में ऑफिसर थे जिन्होंने कारगिल की युद्ध में काफ़ी बहादुरी दिखाया था और शहीद हो गए थे। उसी बहादुर फौजी की बेटी है आईपीएस शिवानी और किसी से नहीं डरती। अगर आप उसे बुला लें ये केस सोल्व हो जाएगा। और ऐसे केसों में आईपीएस शिवानी को काफ़ी मजा आता है। दोस्तों फिर क्या था, पता किया जाता है आईपीएस शिवानी की पोस्टिंग कहाँ है। तो आईपीएस शिवानी की पोस्टिंग एक हेडक्वार्टर में थी। एक स्पेशल रिक्वेस्ट पर आईपीएस शिवानी को अररिया बुलाया जाता है और डीआईजी साहब खुद मुझे सारा केस से अवगत कराते हैं। आईपीएस शिवानी बोलती है, सर मैं इस केस को हैंडल करूंगी, मुझे ऐसे केसों में बहुत मजा आता है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। डीआईजी साहब बोलते हैं, बताओ तुम्हारी शर्त क्या है। आईपीएस शिवानी बोलती है, मैं केस के सिलसिले में किसी से भी कुछ भी पूछताछ कर सकती हूँ, किसी को भी गिरफ्तार कर सकती हूँ, कोई भी मेरे मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई दबाव नेता मंत्री का नहीं चलेगा, किसी ऑफिसर का दबाव मैं नहीं झेल सकती, किसी भी मंत्री का फ़ोन मेरे पास नहीं आएगा। आईजी साहब और डीआईजी साहब दोनों उसे आश्वासन देते हैं और एक लिखित में एक सर्टिफिकेट देते हैं कि ये रहा तुम्हारा प्रमाण पत्र, तुम्हारे मामले में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये मेरा वादा है। दोस्तों फिर क्या था, आईपीएस शिवानी केस की फाइल खोल देती है और शुरू हो जाता है जांच का सिलसिला। और जांच का सिलसिला शुरू होता है नरपतगंज उस समाजसेवी के घर से, उसके पड़ोस से। सभी लोग सच्चाई बता देते हैं कि नेता नीलकंठ का बेटा संजय तिवारी समाजसेवी को मारा है, उसकी बेटी का बलात्कार किया, उसे भी मार दिया है। लेकिन किसी भी पब्लिक में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके खिलाफ खड़ा होकर गवाही दे सके। आईपीएस शिवानी समझाती है कि आप लोग ऐसे ही डरते रहोगे तो पूरी जिंदगी, पूरी पीढ़ी डर के साए में गुजर जाएगी। आप लोग नेता के खिलाफ आवाज़ उठाना सीखो, बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाओ। कब तक ऐसे डर डर के जियोगे? लेकिन दोस्तों उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों आम पब्लिक से सपोर्ट ना पाकर आईपीएस शिवानी सीधा नेता नीलकंठ के बंगले पर पहुंचती है अपने दल बल के साथ। नेता नीलकंठ बोलता है कि पुलिस वाली मैडम, आपका आना कैसे हुआ? हमारे चौखट पर लोग तभी आते हैं जब प्रमोशन चाहिए या पैसा चाहिए, आपको क्या चाहिए बताइए। तभी आईपीएस शिवानी बोलती है, ना मुझे प्रमोशन चाहिए ना मुझे पैसा चाहिए, मुझे तुम्हारा बलात्कारी बेटा संजय तिवारी चाहिए। तभी वो नेता नीलकंठ बोलता है, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मेरा बेटा ने उस समाजसेवी को मारा है या उसकी बेटी के साथ बलात्कार किया है? तभी आईपीएस शिवानी बोलती है, शुक्र मनाइए नेताजी कि कोई सबूत हमारे पास नहीं है, अगर सबूत होता ना तुम्हारे बेटे को खूंटी पर टांग देती। दोस्तों ये सुनकर नेता नीलकंठ काफ़ी तमतमा जाता है। अब बोलता, मैंने बहुत देखे तुम्हारे से पुलिस वाले को, कई पुलिस वाले आए, कई पुलिस वाले गए, कई ऑफिसर आए, कई ऑफिसर गए, लेकिन नेता नीलकंठ यहीं खड़ा है और यहीं खड़ा रहेगा। हमारा अस्तित्व कोई नहीं मिटा सकता। नरपतगंज हमारा इलाका है, यहाँ हमारा शासन चलता है, हमारा राज चलता है। तभी आईपीएस शिवानी बोलती है, तुमने घुसखोर पुलिस वाले को देखा होगा, अपने ईमान बेचने वाले पुलिस वाले को देखा होगा और नेता की हाँ में हाँ मिलाने वाले पुलिस वाले को देखा होगा, लेकिन हमारी तरह जांबाज ईमानदार पुलिस वाले को नहीं देखा होगा। और पहली बार अच्छे से देख लो, क्योंकि तुम्हारा और हमारा पाला तो पड़ना शुरू हो गया है और पड़ता रहेगा। और रही तुम्हारे कानून की बात, तो हर जगह कानून का राज चलता है, नहीं गुंडे माफिया का। गुंडे माफिया कुकुर मुत्ते की तरह थोड़े दिन के लिए उगते हैं, लेकिन वो मिटा दिए जाते हैं और तुम्हारा भी अंत ऐसा ही होगा। और दोस्तों ये बोलकर उसके बंगले से वो निकलने लगती है। तभी नेता नीलकंठ जोर से चिल्लाता है कि ये पुलिस वाली मैडम, ज़्यादा उड़ो मत, हमारे एक फ़ोन पर तुम्हारी ये वर्दी उतर जाएगी। दोस्तों आईपीएस शिवानी पीछे पलटती है और नेता की आंखों में आंखें डाल कर बोलती है कि एक कोशिश करके देख लो, तुम्हें हमारी औकात पता चल जाएगा कि हम कैसे पुलिस वाली हैं। और दोस्तों ये बोलकर वो बाहर निकल जाती है। बाहर उसके कई गुंडे खड़े थे। तभी उसके दरवाजे के पास नजर आता है एक आदमी का
जो कि ताक झाक कर रहा था। आईपीएस शिवानी अपने पुलिस वाले को बोलती है उसको पकड़ के लाओ। दोस्तों जैसे ही पुलिस वाला उसको पकड़ कर लाना चाहता है तभी कई गुंडे रोकते हैं कि तुम हमारे आदमी को लेकर नहीं जा सकती। दोस्तों फिर क्या था, आईपीएस शिवानी अपना पिस्टल निकाल लेती है और हवा में फायर करती है और बोलती जो भी सामने आएगा उसे गोली मार दूंगी। ये हमारा जांच का सिलसिला चल रहा है, और कोई भी इसमें टांग अड़ाने की कोशिश की तो टांग में ही गोली मारूंगी। जिंदगी भर सड़क पर भीख मांगते नजर आओगे। और दोस्तों उस आदमी को घसीटते हुए उसे पुलिस जीप में बैठाती है। तब तक नेता नीलकंठ निकलता है और जोर से चिल्ला के बोलता है, ओ पुलिस वाली, मेरे बंगले से जबरदस्ती मेरे आदमी को लेकर नहीं जा सकती। तभी आईपीएस शिवानी बोलती है, लेके जा नहीं सकती, लेके जा रही हूँ, और देख लो। और दोस्तों कहते ही उस आदमी को लेकर चली जाती है। उसे लॉकअप में डाला जाता है। उसके बाद शुरू होता है पूछताछ का सिलसिला। उसे पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो आदमी काफ़ी डरा हुआ था। अब बोलता है मेरा नाम राजेश है और मैं नेताजी का ड्राइवर हूँ। आईपीएस शिवानी संजय तिवारी के बारे में पूछती है और समाजसेवी की बेटी के बारे में पूछती है, लेकिन राजेश कुछ भी नहीं बताता है। आईपीएस शिवानी बोलती है एक पुलिस वाले को, लगता है राजेश को भूख लगी है, इसे खाना खिलाओ और अच्छा खाना खिलाओ। दोस्तों फिर क्या था, उसके लिए चिकन बिरयानी लाया जाता है और राजेश को भरपेट चिकन बिरयानी खिलाया जाता है, उसे सॉफ्ट ड्रिंक पिलाया जाता है। उसके बाद आईपीएस शिवानी बोलती है, राजेश मैं तुम्हें गलती से उठा लाई थी, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुम जा सकते। दोस्तों राजेश को विश्वास नहीं होता है कि पुलिस वाली इतनी आसानी से हमें छोड़ दी है। दोस्तों राजेश अपने घर चला जाता है। इधर दोस्तों आईपीएस शिवानी मीडिया वाले को बुलाती है। मीडिया वाले जब उससे पूछते हैं कि समाजसेवी राजीव लाल का केस क्या हो रहा है, उसका बेटी का बलात्कारी पकड़ा गया है नहीं, तभी आईपीएस शिवानी बोलती है बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। इसी केस पर मैं काम कर रही हूँ और आज नेता नीलकंठ का एक ड्राइवर पकड़ा गया था, उसने सारा सच्चाई बता दिया है। अब बहुत जल्द हम लोग मीटिंग करके एक ऑपरेशन के तहत समाजसेवी के हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। दोस्तों ये न्यूज़ सभी चैनल पर दिखाई जाने लगा। इधर नेता नीलकंठ इस न्यूज़ को देखते ही चौंक पड़ता है। उसके बाद वो अपने गुंडों को भेजकर अपने ड्राइवर राजेश को बुलवाता है और उससे पूछता है तूने आईपीएस को क्या बताया है। दोस्तों राजेश बोलता है कि पुलिस वाली मैडम ने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं, मुझे बस चिकन बिरयानी खिलाया और मुझे छोड़ दिया। तभी वो नेता नीलकंठ गुस्से में बोलता है, तू क्या उसका दामाद लगता था जो तुम्हें चिकन बिरयानी खिलाएगी और तुम्हें छोड़ देगी। लाख पूछा जाता है उससे, लेकिन राजेश कुछ भी नहीं बता पाता है और सच्चाई भी यही थी। राजेश से आईपीएस मैडम ने कुछ भी नहीं पूछा था, लेकिन नीलकंठ विश्वास नहीं करता है और अपने आदमियों को बोलता है इसे मार दो। दोस्तों नीलकंठ के आदमी राजेश की हत्या करना ही चाहते थे, तभी राजेश एक और भाग जाता है। उसके आदमी उसका पीछा करते हैं। अब राजेश को समझ नहीं आता क्या करे क्या ना करे। वो सरपट थाने की तरफ भागता है और नीलकंठ के गुंडे उसके ऊपर फायर कर देते हैं। राजेश को 2 गोली लग चुकी थी। वो गिरता पड़ता कराहता कैसे भी वो थाने पहुंच जाता है। राजेश की हालत देख आईपीएस मैडम काफ़ी सख्ते में आ जाती है और पूछती राजेश क्या हुआ। राजेश बोलता है मैडम मैं आपको सब कुछ बताना चाहता हूँ, और सारा सच्चाई आईपीएस मैडम को बता देता है और दम तोड़ देता है। उसका इस बयान को आईपीएस मैडम ने रिकॉर्ड करवा लिया था। अब तक नरपतगंज में नेता नीलकंठ के खिलाफ कोई भी सबूत कोई भी गवाह नहीं था, लेकिन एक सबूत और एक गवाह मिल चुका था। अब क्या था, आईपीएस मैडम दूसरे ही दिन अपने दल बल के साथ नेता नीलकंठ के बंगले पर दबाव डालती है। दोस्तों उसको देखते ही नेता नीलकंठ बोलता आओ पुलिस वाली आओ, कैसे आना हुआ। तभी आईपीएस शिवानी बोलती है मैं तुम्हारे बेटे संजय तिवारी को गिरफ्तार करने आई हूँ। नेता नीलकंठ बोलता है संजय तिवारी मेरा बेटा विक्षिप्त हो गया है, जब से तुमने उसके ऊपर गलत आरोप लगा दिया है तब से वो पागलों से हरकत कर रहा है, पता नहीं घर छोड़ के चला गया है। अगर मिले तो मेरे पास पहुंचा देना, जाओ ढूंढो उसे। दोस्तों नीलकंठ के पूरे घर की तलाश ली जाती है, लेकिन संजय तिवारी कहीं नहीं मिलता है। अब आईपीएस शिवानी अपने पुलिस ऑफिसर के साथ मीटिंग ले रही थी और बोल रही थी ये बाप बेटा आपस में बात जरूर करेंगे, और नेता नीलकंठ का फ़ोन को ट्रैप कर लेती है, उसे ट्रैप पे लगा देती है। और ठीक रात को 11 बजे उसका बेटा संजय फ़ोन करता है कि पापा मुझे काफ़ी डर लग रहा है, ये पुलिस वाली बहुत खतरनाक है, कैसे भी करके इसे मैनेज करो। तभी नेता नीलकंठ बोलता है कि बेटा हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसे पुलिस वाली को नहीं देखा है, ये काफ़ी खतरनाक है, बेहतर होगा तुम कुछ दिन गुमनाम जगह पर छिप जाओ, अंडरग्राउंड हो जाओ। संजय तिवारी बोलता है कि पापा आपने बहुत पुलिस वाले को मैनेज किया है, ऊपर से अप्रोच लगाओ, नेता का दबाव डलवाओ, चाहे जैसे भी हो इस केस को मैनेज करो। नेता नीलकंठ बोलता तुम पहले अपनी सुरक्षा करो और कहीं छिप जाओ, बाद में मैं इसको मैनेज करता हूँ। और दोस्तों अब क्या था, इस फोन कॉल को ट्रैक करते हुए आईपीएस शिवानी उसके बेटे संजय तिवारी तक पहुँच जाती है, जो कि एक सस्ते से बार में छिपा हुआ था, और वहाँ से संजय तिवारी को घसीटते हुए पीटते हुए लॉकअप में लाती है। उसके बाद शुरू होता है दोस्तों नेता संजय तिवारी की दुर्गति का किस्सा।
लॉकअप से पंखा उतरवा लिया जाता है, लाइट का कनेक्शन कट कर दिया जाता है, शुरू होती है यातना। दोस्तों ऐसी ऐसी 3rd डिग्री यातना दी जाती है कि मुर्दे भी कांप जाएं, क्योंकि ये आईपीएस शिवानी थी, एक फौजी की बेटी थी। और नाजो नखड़े में पले हुए संजय तिवारी इस यातना को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो टूट जाता है और सारा गुनाह कबूल कर लेता है। पूरी कहानी तोते की तरफ भग देता है। उसका ऑडियो वीडियो सब रिकॉर्डिंग हो जाता है। दोस्तों जैसे ही नेता नीलकंठ को पता चलता है कि आईपीएस मैडम ने उसके बेटे संजय तिवारी को धर दबोचा है, फिर क्या था, अपने पूरे दल बल के साथ, अपने पूरे काफिला के साथ सीधा नरपतगंज थाने आता है और थाने में आकर जोर से चिल्लाता है कि जल्दी से लॉकअप खोलो और मेरे बेटे को बाहर निकालो। शिवानी मैडम पैर पे पैर चढ़ा के वहीं पर आराम से बैठी थी और बोली बिल्कुल नहीं। वो नेता चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हें पता है तुमने किसे टच किया है? अरे नीलकंठ तिवारी और उसके बेटे को टच करने के बाद पूरा पुलिस महकमा हड़बड़ा जाता है, पूरी सियासत में हड़कंप मच जाती है, पूरे नरपतगंज में भूचाल आ जाता है। तुम्हारी औकात कैसे हुई मेरे बेटे को गिरफ्तार करने की? आईपीएस शिवानी बोलती है, तुम्हारा बेटा कोई शरीफ शहरी नहीं है, वो बलात्कारी है, हत्यारा है। अरे मैं चाहती तो उसका एनकाउंटर कर देती, लेकिन नहीं, एनकाउंटर करने के बाद वो एक ही झटके में मर जाता। उसे अपने गुनाह का प्रायश्चित नहीं होता और मैं उसे जेल भेजूंगी, उसे आजीवन कारावास दिलवाऊंगी, ताकि वो एक एक दिन सड़ सड़ के जिएगा। उसे अपने गुनाह पर प्रायश्चित करने का मौका मिलेगा, उसके बाद तुम्हारा भी नंबर आएगा। दोस्तों सुनकर नीलकंठ तिवारी जोर से टेबल पर मुक्का मारते हुए बोलता है कि पुलिस वाली ज़्यादा इतराओ मत अपनी वर्दी पर, तेरी वर्दी तो मैं इलेक्शन के बाद देखूंगा। अभी आचार संहिता लागू है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द बेल कराने का। और दोस्तों अपने काफिला के साथ वहाँ से एक वकील को फ़ोन करते हुए नेता नीलकंठ वहाँ से निकल जाता है। आईपीएस शिवानी सब समझ रही थी कि नेता काफ़ी बाहुबली है, इसके बड़े बड़े वकील हैं, जज के साथ सेटिंग है, बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर के दबाव में इसे बेल तुरंत मिल जाएगा। दोस्तों उसे बेल मिले उससे पहले ही आईपीएस शिवानी तुरंत मीडिया वाले को फ़ोन करती है, अब बुलाती है और ऑडियो वीडियो उसके हवाले कर देती है। अब बोलती सब न्यूज़ चैनल पर इसे चलाओ। दोस्तों चारों तरफ उसका इकरार जुर्म चलने लगता है। नेता नीलकंठ का बेटा संजय तिवारी खुद इकरार कर रहा था कि मैंने समाज सेवी राजीव लाल की हत्या गोली मार कर की है, उसकी बेटी सुषमा का बलात्कार किया, उसकी भी हत्या गोली मार कर दी। दोस्तों उसका इकरार जुर्म हर जगह फ्लैश हो रहा था। और इधर नेता नीलकंठ तिवारी जैसे ही कोर्ट पहुंचता है अपने में बड़े बड़े वकील को बोलता है जल्द से जल्द मेरे बेटे को बेल करवाओ। दोस्तों ये देखकर एक बड़ा वकील बोलता है कि नीलकंठ साहब अब कुछ भी नहीं हो सकता, आपके बेटे को बेल मैं तो क्या भगवान भी नहीं करा सकते, क्योंकि उसने इकरार जुर्म कर लिया है, उसे अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अब उसे सीधा फांसी होगी और फांसी नहीं होगी तो आजीवन कारावास होगा। और दोस्तों वो न्यूज़ का क्लिप उसे दिखाता है। दोस्तों ये देखकर नेता नीलकंठ आपे से बाहर हो जाता है, अपना बाल नोचने लगता है, ना पागलों से हरकत करने लगता है और आनंद फानंद में अपना बंगला पहुंचता है और अपने सभी शूटर को, सभी गुंडे को बुलाता है और बोलता है मुझे नहीं पता, आज की शाम आईपीएस शिवानी की आखिरी शाम होनी चाहिए, कल की सूरज नहीं देखेगी। अपने कई शूटर को आईपीएस शिवानी को मारने के लिए भेजता है और बोलता है इस नरपतगंज में या तो मैं रहूँगा या तो आईपीएस शिवानी रहेगी। दोस्तों इस बात का आइडिया आईपीएस शिवानी को कुछ कुछ हो रहा था कि जब बेटा को बेल नहीं मिलेगा तो वो पागल हो जाएगा, जरूर कुछ उल्टा पुल्टा कदम उठाएगा। दोस्तों फिर क्या था, पुलिस के सारे ऑफिसर को वो अलर्ट कर देती है और सभी जवान को बुलेट प्रूफ जैकेट पहना देती है। अब बोलती है तुम लोग अलर्ट रहो, थाने पर हमला होने वाला है। और खुद भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लेती है और सभी जवान को चारों तरफ अलर्ट करती है। हर पोस्ट पर जवान अपने बंदूक को बिल्कुल कोक करके एकदम रेडी पोजीशन में तैयार थे गुंडों को स्वागत के लिए। और ठीक ऐसा ही होता है। रात को करीब करीब 8 बजे के आसपास नरपतगंज थाने पर हमला हो जाता है। कई शूटर अंधाधुंध फायर कर रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनके स्वागत में आईपीएस मैडम और पुलिस वाले पलक पाबड़े बिछाकर बैठे हुए हैं। दोस्तों जैसे ही वो थाना परिसर में प्रवेश करते हैं, चारों तरफ से धाएं 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 की अंधाधुंध फायरिंग शुरू होती है। चारों तरफ धुआं धुआं छा जाता है और जब वो धुआं छटता है तो सारे गुंडे मारे गए थे या तो घायल थे। जो गुंडे मारे गए थे उन्हें उसका तो पंचनामा कर दिया गया और जो घायल थे उसे पूछताछ शुरू हो जाती है। आईपीएस मैडम हाथों में पिस्टल लेकर खुद घायल से पूछ रही थी तुम्हें किसने भेजा है। दोस्तों सबने एक ही नाम लिया, नेता नीलकंठ तिवारी ने। तभी आईपीएस शिवानी बोलती है क्या तुम ये बात कोर्ट में गवाही दे सकते हो? तभी ये गुंडा बोलता है मैं मर जाऊंगा लेकिन अपने मालिक के खिलाफ गवाही नहीं दूंगा। आईपीएस शिवानी बोलती है तो अब तुम्हारा मरना ही ठीक है, तुम्हारी से धरती के बोझ इस धरती पर नहीं चाहिए। दोस्तों कहते ही
पिस्टल का ट्रिगर दबा देती है और जोरदार धमाका धाएँ होता है। उस गुंडे का सर उड़ जाता है। दोस्तों ये देखकर बाकी जो गुंडे पकड़े गए थे उनकी रूह कांप जाती है और एक स्वर में बोलते हैं कि मैडम आप जैसा कहेंगी हम तैयार हैं कहीं भी गवाही देने के लिए। हमें नीलकंठ तिवारी ने आपको मारने के लिए भेजा था। दोस्तों उनका भी बयान, ऑडियो, वीडियो सब रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद उसी रात आईपीएस शिवानी अपने पूरे दल बल के साथ सीधा नेता नीलकंठ के बंगले पर अटैक करती है। वहाँ भी गुंडे विरोध करने की कोशिश करते हैं, 1-2 फायरिंग होती है, लेकिन ज़्यादातर गुंडे समर्पण कर देते हैं क्योंकि उन्हें भी पता चल गया था कि उनके भेजे हुए गुंडे सारे मारे गए हैं। उनके अंदर भी दहशत थी। उसके बाद नंबर आता है नेता नीलकंठ तिवारी का। आईपीएस मैडम उसको कॉलर पकड़ कर घसीटते हुए बाहर बरामदे में लाती है। अब बोलती दिल तो करता है तुम्हें यहीं गोली मार दूँ, लेकिन मैं ऐसी ऑफिसर नहीं हूँ। गोली मारना कोई निदान नहीं है क्योंकि गोली मारने से तुम एक ही झटके में मर जाओगे। मैं तुम्हें प्रायश्चित करवाऊंगी, एक एक दिन तड़पाऊंगी क्या होता है जिंदगी। दोस्तों ये कहकर 2 पुलिस वाले को बोलते हैं इसके हाथों में हथकड़ी लगाओ, अब पूरा नरपतगंज घुमाते हुए इसे लॉकअप में लेके आओ। दोस्तों ऐसा ही होता है। नेता नीलकंठ को हाथों में हथकड़ी, कमर में रस्सी और पीछे से पुलिस वाले उसके डंडे से पिटाई करते जा रहे थे। उसे पूरा नरपतगंज घुमाया जाता है। उसके बाद उसे लॉकअप में डाला जाता है। दोस्तों 1-2 जो नेता नीलकंठ के सहयोगी थे इधर उधर मिनिस्टर को फ़ोन करने की कोशिश करते हैं, पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर को फ़ोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब लोग हाथ खड़े कर देते हैं। वो नहीं, आईपीएस शिवानी को स्पेशल पावर मिला हुआ है, हम उसके मामले में नहीं हाथ डालेंगे, नहीं तो हमारी भी ऐसी की तैसी हो जाएगी। दोस्तों सब लोग, चाहे वो नेता हो, मंत्री हो, ऑफिसर हो, सब उसे किनारा कर लेता है। और ऐसे भी कहा गया दोस्तों, डूबती नैया में कोई भी सफ़र नहीं करना चाहता क्योंकि अब नीलकंठ तिवारी का अस्तित्व समाप्त होने वाला था। दोस्तों दूसरे दिन आईपीएस शिवानी बड़े बड़े ऑफिसर को रिक्वेस्ट करती है कि इसका ट्रायल जल्द से जल्द चलाया जाए। और दोस्तों बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े मंत्री के कहने पर उसका ट्रायल चलता है। और जो विधायकी का पर्चा भरा था, जज साहब उस पर्चे को रद्द कर देते हैं, उसका नामांकन रद्द हो जाता है। और दोनों बाप बेटे ट्रायल पर चल रहे हैं। उसे उम्र कह दिया तो फांसी होनी होनी है। दोस्तों पुलिस महकमे में एक से एक बहादुर जांबाज ऑफिसर हैं। अगर पुलिस चाह ले तो क्रिमिनल कोई भी क्राइम करने से पहले मुँह देगा, लेकिन जितना भी क्राइम होते हैं ना सब पुलिस की मिली भगत से ही होती है। नहीं तो क्रिमिनल की क्या औकात कि पुलिस से हाथ मिला ले। पुलिस पावर बहुत बड़ी पावर होती है, बस सही यूज करना आना चाहिए। दोस्तों आपको क्या करना है इस वीडियो पर, एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और आईपीएस शिवानी मैडम के लिए जय हिंद लिखना नहीं भूलिएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आई, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और हमें सपोर्ट भी कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं एक शानदार ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।